आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन की एजुकेशन कमेटी की जानब से सर्टिफिकेट इन लिटिगेशन इन टैक्स लाज 3 वीक का हमने एक क्रैश कोर्स शुरू कराया है और इंशाल्लाह इसमें इस हफ्ते हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वीक में प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ अपील बिफोर कमिश्नर अपील इंलैंड रेवेन्यू। सेकंड वीक में हम ATIR में अपील फ़ाइल करने का तरीक़ाकार और फिर उसके बाद थर्ड वीक में हाई कोर्ट में टैक्स रेफरेंस कैसे फ़ाइल करना है। तो सबसे पहले हम आज का जो पहला लेक्चर है इसको शुरू करते हैं और इसमें हम जो लेक्चर है हमारा वो बेसिकली होगा अपील के ऊपर कि फ़र्स्ट अपील हमने कैसे करनी है। तो मैं स्क्रीन की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि जब भी आप कोई अपील फ़ाइल करें या किसी अथॉरिटी के पास पेश हों या कोई एप्लीकेशन लिखें तो उसका जो मुतल्लिका कानून है उसको सबसे हमने पढ़ना है। सबसे पहले हमने वो पढ़ना है ताकि हमें मालूम हो कि जिस अथॉरिटी के पास हम जा रहे हैं तो हम किस फोरम पर, किस गुजारसात पर, और उसके पास जो राइट है, उसके पास जो हमारी अपील को एंटरटेन करने का, हमारी एप्लीकेशन को एंटरटेन करने के लिए क्या उसके पास वे आउट है। तो इनकम टैक्स की हम जब बात करेंगे तो सेक्शन 127 है जो कमिश्नर अपील को हम जब अपील करते हैं उसको डिस्कस करता है। इसमें सब जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अपील टू द कमिश्नर अपील्स सब्जेक्ट टू सेक्शन 126A, ये अभी अमेंडमेंट आई है टैक्स लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2024, उसमें इसको अमेंड किया गया है कि 2 करोड़ से नीचे का अगर जब तक इनकम टैक्स में केस होगा और सेल टैक्स में 1 करोड़ से, जिसमें वैल्यू और रिफंड जो भी है असेसमेंट की वो 1 करोड़ से नीचे है, तो हम कमिश्नर अपील के पास अपील करेंगे। सबसे पहले जो एक सेक्शन 127 ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि जब आपने 127 में अपील करनी है तो आपने इस पिक्यूनरी लिमिट को लाजमी मद्देनज़र रखना है। और उसके बाद इसमें लफ्ज़ लिखा हुआ है एनी पर्सन डिससेटिस्फाइड, कि पर्सन जो होगा जब डिससेटिस्फाइड होगा, जो ऑर्डर होगा कमिश्नर अपील का इसके अलावा ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू का जो पास हुआ होगा 120(2) के अंदर 2A के अंदर, और 121, 122, 143, 162, 170, 182, 205 और फिर 161 सब सेक्शन 1। और फिर अगर किसी को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ऑर्डर कर दिया गया है कि अगर कोई पाकिस्तान में शख्स मौजूद नहीं है, नॉन रेजिडेंट पर्सन है, और उसके लिए किसी को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव किया गया है सेक्शन 172(3) में, तो उसकी अपील भी होगी। और इसी तरह कोई ऐसा ऑर्डर पास हुआ है जो कि डायरेक्शन है CIR अपील की या TIR की, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, या फिर तो सेक्शन 221 में कोई आप रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक को रिफ्यूज़ किया गया हो, तो उसकी जो अपील होगी वो CIR अपील के पास होगी। अब इसमें इनकम टैक्स में थोड़ी सी लिबर्टी आपको हासिल है कि जब भी अपील होगी इसमें अगर रिफ़ंड आपका कम कर दिया गया है या कोई लियाबिलिटी हनास कर दी गई है, जो कि हमने ऊपर सेक्शंस देखे हैं, इनके अलावा भी अगर आपके साथ कोई भी किसी भी सेक्शन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर भी आप अपील कर सकते हैं। जैसे 4C इसमें नहीं दिया हुआ, 4B नहीं दिया हुआ, लेकिन जब हम कोई भी सेक्शन इसके अलावा है तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि जी के एन ऑर्डर हैविंग द इफेक्ट ऑफ एनहांस द असेसमेंट ऑर्डर और रिड्यूस आ रिफंड और अदरवाइज इंक्रीजिंग द लिएबिलिटी ऑफ अ पर्सन, तो आपने कमिश्नर अपील के पास अपील कर देनी है। ये सब सेक्शन ऊपर दिए गए हैं, ये तो बेसिकली डील कर ही रहे हैं कि आपने इन सेक्शंस में अपील करनी है। लेकिन अगर कोई भी इसके अलावा भी आपके पास किसी सेक्शन में ऑर्डर हो गया तो फिर भी आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के कि आपको टैक्स लिएबिलिटी बढ़ा दी गई है या रिफ़ंड कम कर दिया गया है, तो आप फिर भी अपील कर सकते हैं। यहाँ पे एक मिसकंसेप्ट आता है जी कि अगर कमिश्नर ने ऑर्डर किया है 122(5)(6) में तो उसकी अपील कहाँ होगी। वो कई लोग ATIR में अपील कर रहे होते हैं, बिल्कुल गलत है। वो सेल टैक्स के अंदर थोड़ा सा इशूज़ है कि उसमें सेक्शन 46 में लिखा हुआ जी कि ऑर्डर पास बाय द CIR और CIR अपील शैल बी फाइल अपील बिफोर द ATIR, तो वो सेल टैक्स के अंदर जो जरूर लिखा हुआ है। लेकिन इनकम टैक्स में अगर कमिश्नर कर रहा है, एडिशनल कर रहा है, ACIR कर रहा है, DCIR कर रहा है, IRO कर रहा है, तो उसकी अपील आपने कमिश्नर अपील को ही करनी है। और इसमें कोई ऐसा राय नहीं है कि आप कहें कि कमिश्नर अपील का क्योंकि दोनों एक ही अथॉरिटी हैं, कमिश्नर और कमिश्नर अपील, तो इसकी अपील कमिश्नर अपील के पास नहीं हो सकती। ये एक मिसकंसेप्ट है। 127(2) में प्रोविजन आई थी 2020 में और इसमें लिखा हुआ है कि
जब भी किसी ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील होगी तो उस साल की जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो आपने उसके साथ जो टैक्स ड्यू बनता था वो लाजमी जमा करवाना है। 2014 से आईआरएस का सॉफ्टवेयर जब से एप्लीकेबल है, अगर जो टैक्स मेरी लायबिलिटी बनती है वो मैं जमा कराऊंगा तो रिटर्न जमा होती है, अदरवाइज रिटर्न जमा नहीं होती। लेकिन साबका सालों में ऐसा था कि जब हम मैनुअल रिटर्नें जमा कराया करते थे उस वक्त टैक्स ड्यू के साथ टैक्स चालान जमा नहीं भी है तो हम अपनी रिटर्न जमा करा दिया करते थे। लेकिन अरे वैसे भी अब इस वक्त इन्फ्रेचुअल से एप्लीकेबल नहीं है। और अपील जो होगी सब सेक्शन 1 की सल बी इन द prescribed फॉर्म, बी वेरीफाइड इन द prescribed मैनर, स्टेट प्रिसाइसली द ग्राउंड्स अपॉन विच द अपील इज़ मेड। ये जो लोग एक एक सफ़े की अपील का ग्राउंड लिख देते हैं वो बेसिकली यहाँ पे मना किया गया है। आपने प्रिसाइजली बिल्कुल आपने टू द पॉइंट बात करनी है। accompanied by the prescribed fee और be lodged in the commission appeal within time set out in subsection 5। और फिर आगे लिखा हुआ जी कि बोर्ड में prescribe mechanism for electronic filing of the appeals, कि बोर्ड के पास अख्तियार है कि वो इलेक्ट्रॉनिक फाइल अपील करने का भी एक मैकेनिज़्म प्रेस्क्राइब कर सके। और फिर जो अपील फ़ीस है इसमें अगर असेसमेंट हुई है, असेसमेंट मीन्स के सेक्शन 121 122 का ऑर्डर है तो फिर आपने कंपनी की सूरत में 5000 अपील फ़ीस है और अदर देन कंपनी की सूरत में 2500 फ़ीस है। और अगर असेसमेंट नहीं है जैसे कि 161 का ऑर्डर है, सेक्शन 205 का ऑर्डर है, 170 का ऑर्डर है, तो उस सूरत में कंपनी की सूरत में फिर भी 5000 अपील की फ़ीस है और अदर देन कंपनी 1000 है। इंडिविजुअल और एओपी अगर 182 की पेनल्टी लगी है, 165 का ऑर्डर हुआ है तो आपने 1000 की फ़ीस जमा करवानी है। कई लोग मैंने देखा है कि वो 2500 का ही चालान जमा करवा रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हम जो मुतलका ला है उसको लाजमी स्टडी करें। और फिर अपील आपने जो जमा करवानी है वो 30 दिन में जमा करवानी है। अगर तो असेसमेंट हुई है या पेनल्टी हुई है तो आपको उसका डिमांड नोटिस जो सर्विस हुआ है उस तारीख की सर्विस से आपको 30 दिन काउंट करने हैं। और इसके अलावा अगर कोई ऑर्डर हुआ है तो फिर उस ऑर्डर को जब आपको सर्विस हुआ है तो आपने उससे आगे 30 दिन का टाइम कंसिडर करना है। और कमीशन अपील में अपॉन एप्लीकेशन इन राइटिंग बाय द अपीलेंट एडमिट एंड अपील आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 5। और अगर 30 दिन के बाद अगर आपने अपील जमा करवाई है तो आपने एक एप्लीकेशन देनी है इन राइटिंग। और उस एप्लीकेशन को कंडोन करके भी अगर वो समझता है जी कि कोई ऐसी वजूहत रह गई हैं जिसकी वजह से अपील लेट हुई है तो वो कमीशन अपील के पास अख्तियार हासिल करके उसको कंडोन कर सके। अब इसमें एक एप्लीकेशन हमारी कंप्यूटर जनरेटिव भी हो जाती है तो हम उसका सहारा लेते हैं कि जी कि वो कंप्यूटर जनरेटिव एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली क्योंकि आईआरएस में चली गई है और वो फिर उसके बाद ऑर्डर हो भी एक आ जाता है कि जी कि एट द टाइम ऑफ अपील आपने कमीशन अपील को डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो उस अपील जो एप्लीकेशन है हम उसको भी जो सबसेक्शन 6 है इसके अंदर हम तस्वुर करते हैं और मौके पर हम जो कब हमारे पास कमीशन अपील के पास केस लगा होता है हम अपना सफिशेंट काज डिले का वो कंडोन करवाते हैं। तो अलहदा से एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आईआरएस में ऑटोमेटिकली एक एप्लीकेशन चली जाती है। फिर प्रोसीजर ऑफ अपील इन क्या होगा कि कमीशन अपील जो होगा सब सेक्शन 1 सेक्शन 128 में दोनों पार्टीज़ को जिसमें कि रेस्पोंडेंट जो कमिश्नर है उसका स्टाफ है और कंप्लेनेंट है अपलेंट है उसको भी वो नोटिस करेगा। और सेक्शन 128 1A में जहाँ वो कमीशन अपील देखेगा जी कि अगर डिमांड ऐसी है जो कि ख़त्म हो सकती है और अगर इसकी रिकवरी कर ली जाती है तो एनडीओ एक हार्डशिप होगी टैक्स पेयर को तो वो 30 दिन का स्टे दे सकता है। और इसके बाद जो कमीशन अपील 30 दिन की एक्सपायरी के बाद भी अगर फ़ैसला नहीं होता तो फर्दर 30 दिन का स्टे दे सकता है। अब इसे पहले आज से 2 साल पहले तक तो यही कंसेप्ट था जी कि अगर उसने 30 दिन के 2 दफ़ा स्टे दे दिए हैं तो फिर उसके बाद फर्दर स्टे देने का अख्तियार कमीशन अपील के पास नहीं है। और फिर हम हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 में जो फंडामेंटल राइट है और उसके ऊपर जो हाई कोर्ट का डोर जो है वो नॉक किया करते थे। लेकिन फिर हाई कोर्ट की जजमेंट आ गई है जी कि जो शख्स 30 दिन का स्टे दे रहा है तो उसके पास फर्दर भी जब तक वो ऑर्डर नहीं कर लेता तो उसके पास स्टे देने का अख्तियार है। अगर लॉ में सिर्फ 60 दिन लिखा हुआ तो इसका मतलब 60 दिन नहीं है, एक डायरेक्शन है कि आपने इतने दिनों में फ़ैसला करना है, लेकिन उसके पास फर्दर भी अख्तियार है। उसके बाद से फिर कमीशन अपील अब 60 दिन के ऊपर भी स्टे ग्रांट कर रहे हैं। और कमीशन अपील को सब सेक्शन 2 में कहा गया है जी कि वो अर्जेंट कर सकता है ऑन फ्राम टाइम टू टाइम।
और इसमें एडजर्टमेंट जो होगी, या तो कमीशन अपील खुद करेगा या फिर अपीलेंट के कहने पे करेगा, लेकिन डिपार्टमेंट के कहने पे एडजर्टमेंट का कंसेप्ट इस लॉ में मौजूद नहीं है। और अगर कोई ग्राउंड ऐसा रह गया है जो कि आप समझते हैं कि अपील बनाते हुए किसी ओमिशन हो गई है, तो वो आप ग्राउंड एक नियाबी कमीशन अपील को किसी वक्त भी एडमिट करवा सकते हैं। और कमीशन अपील के पास अख्तियार हासिल है कि जी कि वो रिक्वायर कर सकता है कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो वो समझता है जी कि इस अपील के लिए ज़रूरी हैं, रहा वो इंक्वायरी करना चाहे तो फर्दर इंक्वायरी भी कर सकता है। लेकिन सब सेक्शन 5 में उसको मना किया गया है जी कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो नहीं एक्सेप्ट करेगा जो नीचे की स्टेज पर ऑफिसर की स्टेज, जो ऑफिसर ने जब असेसमेंट किया है, ऑर्डर किया है, उस वक्त जब उसको नोटिस दिया गया था अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट का, तो वहाँ पेश नहीं किया। लेकिन इसमें थोड़ी सी कमीशन अपील अगर सेटिस्फाई हो जाता है जी कि ऐसे काजेज़ मौजूद थे जिसकी वजह से वो जो अपेलेंट है वो डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर सका, मींस के अगर कोई डॉक्यूमेंट की आपके पास बजरिया डाक आया और डाक उस तारीख को आया जिस तारीख को ऑर्डर हो चुका था, या कोई शिपमेंट के ज़रिए आया है, या कि ऐसा शख्स जिसके पास वो डॉक्यूमेंट उसकी कस्टडी में था वो पाकिस्तान में नहीं था, तो इन सूरत हाल में ना कोई भी आपको इसके अलावा कोई सूरत हाल हो जिसमें आप बता सकें जी कि ये मजबूरी, ये हालात थे जिसकी वजह से हमारा केस हम डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते, तो फिर उस सूरत में कमीशन अपील उस रिकॉर्ड को एक्सेप्ट कर सकता है। कमीशन अपील के पास अख्तियारात क्या हैं डिसीजन करने के, वो है जी कि कमीशन अपील ऑर्डर कर सकता है, कंफर्म कर सकता है और मॉडिफाई कर सकता है, अनल कर सकता है द असेसमेंट ऑर्डर। और उसके बाद ये तो था कि जी के जो मैटर थे असेसमेंट के, इसके अलावा अगर कोई और भी कोई केस है, जैसे असेसमेंट के अलावा कोई केस उसके पास आता है, तो वो फिर उसके पास पूरा अख्तियार हासिल है इन एनी अदर केस सच ऑर्डर एज द कमीशन अपील्स थिंक फिट। तो मीन्स के असेसमेंट ऑर्डर जो है 121 है, 122 है, उसमें अख्तियार जो है कमीशन अपील का रिमांड बैक करने का वो नहीं है। इसके अलावा अगर कोई और ऑर्डर वो पास करता है जिसमें 161 का हो गया, रिफ़ंड का हो गया, तो उसमें उसके पास रिमांड करने का अख्तियार बिल्कुल है। और ये जो हमारी मिसकंसेप्शन है, हाई कोर्ट्स में भी हमारे ऑर्डर हुए हैं कि जी के कमीशन अपील के बाद बिल्कुल रिमांड बैक करने का अख्तियार हासिल नहीं है। यहाँ पर जो सबसे ए क्लास है इसमें जहाँ से लफ्ज़ निकाला गया है रिमांड बैक करने का, वो डील करता है सिर्फ असेसमेंट ऑर्डर की हद तक। लेकिन 161 के ऑर्डर में, 205 के ऑर्डर में, या ऐसा ऑर्डर जो असेसमेंट ऑर्डर नहीं है, उसमें कमीशन अपील के पास बिल्कुल अख्तियार हासिल है कि वो रिमांड बैक कर सके। और फिर कमीशन अपील के पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो अमाउंट को इंक्रीज़ करे जो टैक्स ऑलरेडी लगा हुआ है, मास वाई के जी के वो जो अपेलेंट है उसको अपॉर्चुनिटी में हट दे और उसको बताए जी कि आपका ये टैक्स कम लग गया था, ये मिस्टेक है, तो मैं इसको एनहांस करना चाह रहा हूँ, या जो आपका रिफ़ंड है ये कम करना चाह रहा हूँ, तो वो फिर पहले उसको जो अपेलेंट है उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बिन हट देगा। और अगर सब सेक्शन 3 ये थोड़ा सा ट्रिकी है, कभी एप्लीकेबल नहीं हुआ कि अगर वो एओपी का कोई केस है और उसको वो डिसाइड करता है और उसमें वो डायरेक्शन देता है कमिश्नर को कि जी इसको दोबारा नए सिरे से देखा जाए और उसमें असेसमेंट की जाए उसके मेंबर के ऊपर, तो उस सूरत में जो टाइम लिमिटेशन जो दी गई है सेक्शन 122(2) में, वो अप्लाई नहीं होगी। अब हमारे ऊपर हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है कि कमीशन अपील रिमांड बैक नहीं कर सकता, लेकिन इधर ये बड़ा क्लियर अल्फाज में लिखा हुआ है जी कि अगर नए ऑर्डर के कमीशन अपील ऑथराइज कर सकता है कमिश्नर को टू अमेंड अकॉर्डिंगली एनी असेसमेंट ऑर्डर मेड ऑन अ मेंबर ऑफ द एसोसिएशन। तो थोड़ा ट्रिकी है और इसमें कभी एप्लीकेबल नहीं हुआ, लेकिन कमीशन अपील के पास ये भी अख्तियार हासिल है कि एओपी का केस है तो वो उसको भी डायरेक्शन देकर कमिश्नर को ऑथराइज़ कर सकता है जी कि अमेंड करे अकॉर्डिंगली, और ये रिमांड बैक ही एक दूसरी सूरत हो जाएगी। एज सुन एज प्रैक्टिकल आफ्टर डिसाइडिंग एन अपील, कि जैसे ही वो अपील डिसाइड कर देगा तो उसने फिर दोनों पार्टीज़ को, रिस्पोंडेंट को भी और अपना अपेलेंट को भी, फौरी तौर पर जितनी भी अमाउंट उसने अपहल की है, ये जो अमाउंट है ये अलहदा से एक मेंशन होगी ताकि स्पेसिफाई हो जाए कि जी कि आप जो बर्डन जो शख्स पर अपेलेंट पर पड़ा है वो कितना पड़ा है। नॉर्मली कुछ कमीशन अपील साहब इसमें अमाउंट को लिखते हैं, कुछ में नहीं लिखते, तो रे लिख देनी चाहिए ताकि रे जो लॉ की प्रोविजन जो है रे कंप्लायंस पूरी हो जाए। और फिर यहाँ पर जो प्रोवाइजो दी गई हैं 2 के जी के 120 दिन के अंदर उसने ऑर्डर करना है, और
अगर 120 दिन में नहीं कर सका तो फिर 60 डेज़ के एक्सटेंडेड पीरियड में करना है। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की पहले जजमेंट आई थी कि जी कि ये बिल्कुल मैंडेटरी प्रोविजन है, और अगर 120 दिन में ऑर्डर नहीं किया रहा, उसके एक्सटेंडेड पीरियड में ऑर्डर नहीं किया, तो अपील इनफ्रेंचुअस हो जाएगी, अपील खारिज हो जाएगी, तसव्वुर होगी। तो इसके ऊपर फिर रिव्यू के अंदर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में अलाउ किया गया है, ऐसी बात नहीं है। अगर उसका जो अपलेंट है उसका क्या कसूर है जी कि अगर 30 दिन में फ़ैसला नहीं होता, और इसके लिए बेहतर यही है जी कि आप इस अपील को एज़ पर लॉ डिसाइड करें, और ये जो प्रोविजन है ये मैंडेटरी नहीं है, बल्कि ये प्रोविजन डायरेक्टरी है और इसको डायरेक्टरी ही रखा जाए। और फिर इसी तरह जो जर्मन का पीरियड है, ऐसा पीरियड जिसमें कोई ADIRC या किसी और जगह पर कोई अपील का ऑप्शन पेंडिंग रह गया या पोस्टपोन रह गया, तो वो पीरियड 120 दिन में काउंट नहीं होगा। ये था अपील का तरीक़ेकार। अब हम आते हैं इसके रूल्स के ऊपर। जो हमारा रूल SRO 1315 है, रूल 76 है लॉ का, ये आया था 2020 9 दिसंबर 2020 को, और ये इसमें तरीक़ेकार लिखा हुआ है जी कि अपील जो फाइल होगी वो कैसे होगी। इसमें पहले नंबर पर जो है कि अपील टू द कमिश्नर अपील्स ऑन वेब पोर्टल, कि रकम जनवरी 2021 के बाद से जो भी अपील होगी वो वेब पोर्टल पे होगी, और जिस तारीख को अपील जमा होगी वही अपील ऑनलाइन डेट ही उसकी सबमिशन डेट तस्वुर होगी। और जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं वो कौन कौन से लगाने हैं, इसमें ऑर्डर अपील अगेंस्ट कि जो जिस अपील के अगेंस्ट ऑर्डर हुआ है वो आपने अटैच करना है, नोटिस ऑफ डिमांड लगाना है, प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ अपील फ़ी ये ऑटोमेटिकली RS में आ जाती है, और अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो आपने साथ लगाने हैं। और अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लगाए हैं तो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स का आपने एक इलेक्ट्रॉनिक इंडेक्स भी साथ अटैच करना है। और फिर 76C में लिखा हुआ जी कि जो रिस्पोंडेंट को जो कमिश्नर है रहा ACIR है, DCIR है, जिसका ये फैसला जिसने किया था, उसको अब आपने अलहदा से बताने की ज़रूरत नहीं है रहा, उसको अपील के डॉक्यूमेंट्स भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली जो आपकी अपील RS में गई है तो उसके पास खुद ही रिस्पोंडेंट के पास जो FBR का IT विंग है वो उस अपील को ट्रांसमिट कर देगा, और वो सफिशेंट होगा कि जी कि आपने अपील जमा कराई है, तो ऑटोमेटिकली कमिश्नर के पास भी उसकी कापी चली गई है। और अगर कोई कंट्रेरी कोई आपने फैक्ट दिया है जो कि रिकॉर्ड के मुताबिक मैच नहीं करता, तो उसके लिए फिर आपने एक एफिडेविट भी देना है। मतलब कि आपका ऑफिसर ने लिखा जी कि मैंने इनको 25 तारीख को बुलाया और ये नहीं आए, लेकिन अगर आप गए हैं और आपके पास उसका कोई प्रूफ भी है तो उसके साथ प्रूफ के साथ आपने एफिडेविट भी देना है। 76E में डिफेक्टिव अपील के बारे में कहा गया है जी कि जब अपील इलेक्ट्रॉनिकली फाइल हो जाएगी और एज़ पर प्रिस्क्राइब मैनेज रूल्स के मुताबिक नहीं होगी, तो कमिश्नर 3 दिन के अंदर अपलेंट से उसके AR जो उसका वकील है उससे डिमांड कर सकता है कि जी के अपील को एज़ पर लॉ रूल्स उसको दोबारा जमा कराया जाए। और अगर अपलेंट AR उसका जवाब नहीं देता तो फिर कमिश्नर अपील उस ऑब्जेक्शन के ऊपर अपना ऑर्डर पास करेगा। फिर 76F में है जी कि जब आप वकील कोई केस फाइल कर रहा है RS में, तो साथ अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी अटैच भी करेगा, और साथ मौके पर कमिश्नर अपील साहब को भी फिजिकल कापी भी देगा। और फिर स्टे एप्लीकेशन का प्रोसीजर दिया गया जी कि अगर स्टे एप्लीकेशन की अगर 1 PM से पहले पहले आपने जमा करवा दिया और वो वर्किंग डे भी है, तो उसके जो नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उसमें वो फिक्स की जाएगी। और अगर आपने टैक्स पेयर ने या वकील ने 1 बजे के बाद जमा करवाई है एप्लीकेशन, तो फिर वो एक वर्किंग डे छोड़ के दूसरे वर्किंग डे में लगाई जाएगी। तो बेसिकली ये हमारे पास एक बहुत बड़ा टूल है। अगर कमिश्नर अपील के पास आपने स्टे एप्लीकेशन जमा करवाई है और वो 2-3 दिन 5 दिन नहीं फिक्स करता, तो फिर आर्टिकल 199 में पटिशनर के पास वो राइट होता है टैक्स पेयर के पास कि वो हाई कोर्ट में जाए और वहाँ से स्टे ले ले, और स्टे सुनने के बाद उसने 7 दिन के अंदर अंदर इसका डिसीजन करना है। और जो नोटिस जारी होगा वो इलेक्ट्रॉनिकली जारी होगा और दोनों पार्टियों को जारी होगा। और जहाँ पर कमिश्नर अपील समझेगा जी कि उसको पैरावाइज कमेंट चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली उसको भी ऑर्डर कर देगा कि जी को उसको पैरावाइज कमेंट्स ऑन और बिफोर डेट ऑफ हेयरिंग भेजे जाएं। और हेयरिंग के वक्त कमिश्नर अपील जब केस सुन लेगा तो उसके बाद भी उसके अपीलेंट के पास राइट है कि कोई ऐसे पॉइंट्स रह गए हैं जो को मज़ीद क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो उसका एक रिप्लाई बना के जमा करा सके। और कमिश्नर अपील के बाद यहाँ भी लिखा हुआ है जी कि राइट है कि टाइम टू टाइम वो अपनी प्रोसीडिंग्स को अर्जेंट कर सकता है, लेकिन 2 सूरतों में करेगा, ना तो कमिश्नर अपील खुद करेगा, ना दूसरी सूरत में वो
अपेलेंट के कहने पे करेगा। डिपार्टमेंट को कोई राइट नहीं है कि वो आए और आके कहें जी कि हमारी तैयारी नहीं है तो इसको एजेंट कर दें। 76 जे जो है वो वही प्रोविजन दी गई है सब सेक्शन 129 की सब सेक्शन 2 की, कि इलेक्ट्रॉनिकली दोनों पार्टीज़ को नोटिस जारी करेगा उस सूरत में जब वो समझता है जी कि जो टैक्स की अमाउंट है वो कम है और उसको वो एनहांस होनी चाहिए, या रिफ़ंड है वो कम होना चाहिए। और फिर रिपोर्ट्स हैं जी कि इसको कमीशन अपील है वो हर महीने की 5 तारीख को अपनी मंथली ACIR जो है वो मेंबर है लीगल है उसको जमा करवाएगा। और फिर ये मैनुअल ऑर्डर के बारे में एक प्रोसीजर दिया गया है जी कि जब भी कोई रिमांड बैक होगा ATAR से ऑर्डर आएगा या हाई कोर्ट से ऑर्डर आएगा, क्योंकि वो मैनुअली ऑर्डर होते हैं, तो फौरी तौर पर वो IRS कमीशन अपील को कहा गया जी कि आपने उसको IRS में चढ़ाना है और IRS में चढ़ा कर उसको IRS में ही फिर आगे डील करना है। और इसी तरह 76N में है कि जो ऑर्डर होगा वो उस पर डेट टाइम जो IRS में लिख दिया गया वही होगा और उस पर कोई सिग्नेचर है उसकी कमीशन अपील की जो सील है वो रिक्वायर्ड नहीं है। मीन्स कि अगर आप कमीशन अपील का ऑर्डर हाई कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में अगर अपील करते हैं और वहाँ पर वो सर्टिफाइड कापी मांगते हैं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। री सर्टिफाइड कापी जो आप प्रिंट निकल आया है कंप्यूटर से री सर्टिफाइड कापी है, और डेट ऑफ ऑर्डर वही तस्वर होगा जो कि सिस्टम में जनरेट किया है ना, उस जिस डेट को ऑर्डर पास हुआ है। और अगर 2014 से पुराने साल का कोई ऑर्डर है तो फिर वो SRO 279 है, उसके तहत उसकी अपील की जाएगी। और 279 ये SRO आपके सामने है, ये 2018 में आया था और इसमें प्रेस्क्राइब फॉर्म दिया गया था, फॉर्म ऑफ अपील। मीन्स के जब आप IRS के अलावा अपील जमा करवाएंगे तो फिर आपको 3 सफ़े का फॉर्म ऑफ अपील है, ये भी आपको बनाकर साथ अटैच करना होगा अगर साल 2014 से पहले के हैं। अब कई लोग हमारे कोई दोस्त हैं वो गलती करते हैं जी कि जब भी IRS में अपील जमा करवाते हैं तो साथ ये फॉर्म भी फिल करते हैं। तो इस बारे में मैं अर्ज़ कर दूं कि जब IRS में ये फॉर्म रिपील हो गया है, सब्स्टिट्यूट हो गया है SRO 13-15 जो अभी हमने देखा है, तो इसके बाद फिर इस फॉर्म को इस फॉर्म दो SRO 279 है, इसकी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। आपने सिर्फ IRS के अंदर ही लॉगिन होना है और लॉगिन होकर मैं आपको तरीका समझा देता हूँ कि कैसे आपने आगे चलना है। ये IRS है आपका, इस IRS में आपने ये लॉगिन हुए हैं। लॉगिन होने के बाद हमने अपील्स में जाना है और यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, सेल टैक्स के भी ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन सेल टैक्स अभी तक अप्लीकेबल नहीं हुआ। ये एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ स्टे जब आप उस वक्त होगा जब मेन अपील जमा होगी, अगर मेन अपील जमा नहीं है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। आपने इस ऑप्शन में आना है, रिक्वेस्ट टू फाइल अपील अगेंस्ट रेफरेंस ऑर्डर। साल आपने जो आपका साल है उसमें से अगर क्वार्टरली स्टेटमेंट के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, मंथली आपका प्लेंटी का नोटिस है तो आपने, और ऑर्डर है तो आपने उसके मुताबिक उस पीरियड को सेलेक्ट करना है। और अगर पूरे असेसमेंट ऑर्डर है तो फिर वो पूरे साल को ही आप सेलेक्ट करेंगे और पूरे साल को सेलेक्ट करके रकम जुलाई 23 से लेकर 30 जून 2024। अब अगर कोई ऑर्डर हुआ तो ये ऑप्शन खुलेगा, अगर कोई ऑर्डर अपील वाला नहीं होगा तो ये ऑप्शन खुलेगा भी नहीं, और वहीं कह देगा जी कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है जिसके अगेंस्ट रेफरेंस ऑर्डर आपका असिस्ट करता हो। तो क्योंकि 170 का एक मेरी एप्लीकेशन जमा हुई है और 170 सेक्शन 170 के बारे में है कि जी कि अगर 2 महीने एक्सपायर हो जाएं तो इस मीन्स के एडवर्स ऑर्डर एक आपका पास हो जाता है। तो इधर से मैं अगर 170 की अपील करना चाहूँ 2 महीने बाद तो मैं यहाँ से अपनी एप्लीकेशन की बेस पर भी अपील कर सकता हूँ। यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉनिक इंडेक्स देना है, अपना कवरिंग लेटर बनाना है, पेमेंट में आपकी पेमेंट जो आपने चालान जमा कराया होगा तो वो इधर शो हो जाएगी। अटैचमेंट में आपने ग्राउंड्स ऑफ अपील और जो डिमांड नोटिस है वो अटैच करना है। ये असाइनमेंट इनका इंटरनल मैटर है। और रेफरेंस ऑर्डर में आप हो गया है वेरिफिकेशन, आपने अपना कोड देना है और ये वेरीफाई कर लेना है। जब आप इसको जमा करवा देंगे तो जमा करवाने के बाद आउट बॉक्स में चला जाएगा और आउट बॉक्स में जाने के बाद फिर आपके पास असाइनमेंट में ही जब भी कोई नोटिस आएगा तो इस जगह पे आएगा, यहाँ पे आपने जाकर चेक करना है और उसकी ड्यू डेट आ रही होगी। और उसके बाद उस असाइनमेंट पर आपने कोई मज़ीद ऑप्शन भी आ जाएंगे कि अगर आप चाहते हैं जी कि एडिशनल ग्राउंड देना या कोई एजरमेंट लेना तो इस तरह के ऑप्शंस को भी आप अवेल कर सकते हैं। और अगर आप स्टे चाहते हैं कि जी स्टे मिल जाए, उसमें इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, आपको अलहदा से अपील के अंदर जाकर एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ स्टे की एप्लीकेशन जमा करानी होगी। आप इसी तरह सेल टैक्स है, सेल टैक्स का भी सेम प्रोसीजर है। सेक्शन 45B डील करता है अपील को और इसमें भी पेक्यूनरी पावर मैंने पहले बता दी है। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का केस है तो ATIR में जाएगा, अगर 1 करोड़ से कम की डिमांड है तो फिर इसमें प्लेंटी भी शामिल है। प्लेंटी और डिमांड दोनों को मिलाकर उसकी जो भी क्वांटम बनता है डिफ़ॉल्ट से चार्ज मिलाकर
अगर तीनों को मिलाकर अगर आप देखते हैं जी कि 1 करोड़ से ऊपर है तो ATIR, और अगर कम है तो फिर कमीशन अपील के पास उसकी अपील होगी। और इसमें सेक्शन दिए गए हैं। अरे बड़ी अहम बात है कि सिर्फ सेक्शन 10, 11, 25, 36 और 66 का ही अपील हो सकती है। कुछ दिन पहले सेक्शन 33 सब सेक्शन 25 के भी ऑर्डर हुए थे जिसकी अपील नहीं, इसमें प्रोवाइडेड नहीं थी, तो कमीशन अपील ने इस अपील को एंटरटेन नहीं किया था। और ये सेम उसी तरह ही है कि इसमें भी डॉक्यूमेंट्स प्रोस्क्राइब फार्म होगा, डॉक्यूमेंट्स लेने का उसके पास अख्तियार नहीं है। और इससे पहले ये जो अख्तियार नहीं है डॉक्यूमेंट्स लेने का, ये उसके कमीशन अपील के पास आया है 2020 में। इससे पहले उसके पास ऐसी कोई ममानत नहीं थी। सेल टैक्स के अंदर इंक्वायरी करने का राइट था सब सेक्शन 4 के अंदर, और ये सब सेक्शन 4 है इसका। इसमें सिर्फ रिमांड बैक नहीं कर सकता था फॉर डी नोवो प्रोसीड कंसिडरेशन, लेकिन कमीशन अपील के पास अख्तियार था कि जी कि वो फर्दर इंक्वायरी चाहे तो वो कर सकता था, लेकिन रिमांड बैक फॉर डी नोवो कंसिडरेशन नहीं कर सकता। और इसी तरह ये जो क्लास 5 है, सब सेक्शन 5 है, ये आया है 2020 में। इसके बाद इनकम टैक्स की तरफ उसको भी मना कर दिया गया है जी कि आप सब जो नया डॉक्यूमेंट है वो नहीं लेंगे। और इसके अपील की फ़ीस जो है, कंपनी है तो 5,000 रुपये है, और अदर दन कंपनी है तो 2500 रुपये है। और इसी तरह इन अन्य अदर केसेस असेसमेंट के अलावा कोई केस है तो 5,000 और फिर 1,000 है। तो सेम वही प्रोसीजर है इनकम टैक्स वाला। और इसी तरह 120 दिन के अंदर इसने फैसला करना है, और 60 दिन उसको मज़ीद एक्सटेंडेड पीरियड मिल जाएगा। और स्टे के भी वही प्रोविजन है कि जी कि उसने अगर वो हार्डशिप समझता है और समझता है जी कि केस फेवरेबल है तो वो स्टे भी ग्रांट कर सकता है। और इसके रूल्स हैं जिसमें ये फॉर्म दिया गया है, STR 23 है। STR 23 के मुताबिक आप फॉर्म बनाएंगे, मैनुअल एप्लीकेशन जाएगी, इसके लिए ऑनलाइन नहीं जाएगा सेल टैक्स। और इस फॉर्म को फिल कर कर, ये 3 सफ़े का फॉर्म है, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। और ये रूल्स हैं, और ये वही रूल्स हैं जैसे आपने इनकम टैक्स के पढ़ रहे हैं, सेम इसी तरह ही अपील फाइल होगी, प्रेस्क्राइब फार्म होगा। और प्रेस्क्राइब फार्म पर स्टे लेना है तो एक दिन, 1 बजे से पहले अगर आपने अप्लाई कर दिया तो नेक्स्ट डे फिक्स हो जाएगा। अगर एक दिन और 1 बजे के बाद आपने अगर किसी वर्किंग डे में अप्लाई किया तो फिर वो एक दिन छोड़ कर उसे अगले दिन स्टे कमीशन अपील फ़िक्स करेगा। तो ये सेम वही चीज़ें हैं। आज हमने जो लाज हैं अपील फ़ाइल करने के, कमीशन अपील इनकम टैक्स में और कमीशन अपील के पास सेल टैक्स में, वो हमने देखे हैं। और IRS में हमने प्रैक्टिकली देखा जी कि अपील इनकम टैक्स की कैसे फ़ाइल होगी। कल हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम इसके मुतल्लिक़ केस लाज और इन्हीं चीज़ों को जो आज हमने डिस्कस किया है, इस पर जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे हमारे, तो 3 से 4 हमारी कल इंशाल्लाह क्लास होगी। तो 3 से 4 हम इसको डिस्कस करेंगे, और उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।